आइए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म विभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो देवादिदेव 1008 श्री हंसनाथ भगवान की जय। आचार्य उमा स्वामी महामुनि राज की जय। आचार्य पूज्यपा स्वामी महामुनि राज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। तीसरे अध्याय के रिवीजन स्वरूप यह क्लास विगत कुछ दिनों से चल रही है और इस कक्षा के माध्यम से जो परीक्षा की तैयारी है वो हम कर रहे हैं। 2-3 दिन में हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा कि सर्वप्रथम अधोलोक में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 भूमियां एक के नीचे एक बनी हुई है। ये तीनों जो वलय है उन वलयों पर आधारित है। तीनों वलय कौन से हैं? घनो दधि वलय, घन वात वलय, तनुवात वलय। घन उदधि वलय मतलब मोटे पानी का जो है वो स्तर या लेयर। घन वात वलय मोटी हवा का लेयर और तनुवात वलय पतली हवा का लेयर। जो नरक है उन नरकों में जो नारकी है उन नारकियों की जो आयु है, जघन्य आयु, उत्कृष्ट आयु, वो कितनी कितनी है। उन नरकों में बिल कितने कितने हैं। उन नरकों को मिलने वाले दुख जो आपस में देते हैं, जो दुख उनको असुर देवों के द्वारा दिए जाते हैं, उनको मानसिक दुख होते हैं, जो उनको शारीरिक दुख होते हैं, वह किस तरह से होते हैं, सार संक्षेप रूप में सर्वार सिद्धि के माध्यम से हमको याद होना चाहिए। और जो सर्वार सिद्धि के अनुसार इन नारकियों के दुखों का वर्णन किया है वो सूत्रों की व्याख्या के रूप में आपके समक्ष है। उसमें से देखकर हमको उस चीज को याद करना है। अगला हमने पढ़ा जम्बू द्वीप, लवन समुद्र, धातकी खंड द्वीप, कालोदधी समुद्र, पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर समुद्र, ऐसे मतलब असंख्यात द्वीप और समुद्र उस मध्य लोक में बने हुए हैं। और उसमें 8वां जो है वो नंदीश्वर द्वीप है और उसके बाद जो है नंदीश्वर समुद्र है। तो मेन मुख्य पहला जम्बू द्वीप है और 8वां नंदीश्वर द्वीप है। ये सामान्य जानकारी हमको होनी चाहिए। और अंतिम द्वीप जो है वो स्वयंभू रमन द्वीप है और अंतिम समुद्र स्वयंभू रमन समुद्र है। उसी स्वयंभू रमन समुद्र में वो महामत्स्य पाया जाता है जो सबसे बड़ा होता है, जिसके विषय में आगम में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र उस मध्य लोक में एक दूसरे को घेरे हुए बने हैं। ये सभी द्वीप और समुद्र दूने दूने व्यास वाले हैं। पूर्व पूर्व द्वीप और समुद्र को वेष्टित करने वाले और चूड़ी के आकार वाले हैं। उन सब के बीच में गोल और 1 लाख योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है जो थाली के आकार वाला है और वह बीच में से खाली नहीं, पूर्ण थाली है। और उसके बाद वाले जो द्वीप समुद्र है वो बिल्कुल चूड़ी के आकार है। जम्बू वृक्ष उस जम्बू द्वीप के अंदर पाया जाता है, इस कारण से उसका जम्बू द्वीप नाम पड़ा है। उत्तर पूर्व में अनादि निधन पृथ्वी कायिक ऐसा वह जम्बू वृक्ष बना है, अकृत्रिम है, परिवार वृक्षों से वो युक्त है। उस कारण से इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप हुआ है। अब ये जो जम्बू द्वीप है इसमें भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत ये क्षेत्र बने हुए हैं 7। वो क्षेत्र क्यों तैयार हुए? क्योंकि हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन ये जो पर्वत है पूरब से पश्चिम तक लंबे, इन पर्वतों के कारण उस जम्बू द्वीप के ये क्षेत्र तैयार हुए हैं। मतलब बीच में पहाड़ आने के कारण उसका जो डिवाइडेशन हुआ है जम्बू द्वीप का, वो क्षेत्रों में बदला है
तो वो क्षेत्र कहलाते हैं भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, विधेय क्षेत्र, रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र। इसको आगम में वर्ष नाम दिया है, भरत वर्ष, हेमवत वर्ष आदि। तो हिमवन पर्वत के दक्षिण में और 3 समुद्रों को बीच में चढ़े हुए धनुष्य के आकार वाला भरत क्षेत्र है। क्षुद्र हिमवन के उत्तर में और महाहिमवन के दक्षिण में पूर्व पश्चिम समुद्र के बीच में हेमवत क्षेत्र है। इस तरह की जो जानकारी सरवार सिद्धि में दी गई है, एक सामान्य रूप से याद रखिएगा कि कौन सा क्षेत्र कहां पर बना हुआ है। ठीक है। फिर पृथ्वी के नाम के पीछे प्रभा शब्द जो दिया है वो सभी के साथ लगाना है। रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये प्रभा शब्द क्यों आया? तो सरवार सिद्धि में दिया, वे भूमिया इनके प्रभा वाली है, ऐसी चमक वहां पर है, इसलिए उसके अंत में प्रभा शब्द दिया। पृथ्वियों की प्रभा क्रम से रत्न आदि के समान होने से इनके पीछे प्रभा शब्द लगा है। जिसकी प्रभा चित्र आदि रत्नों की प्रभा के समान है, वह रत्न प्रभा भूमि है। ठीक है। तो प्रत्येक की प्रभा हमें याद रखनी है। 3-7 भूमियों के रौढ़िक नाम धम्मा, वैशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। ठीक है। इस में से एक प्रश्न जो महत्वपूर्ण बनेगा, तिर्यक लोक किसे कहते हैं, या तिर्यक लोक संज्ञा क्यों तैयार हुई है? ये जो तिर्यक लोक संज्ञा है, मध्य लोक का आकार तिरछा विस्तार अधिक होने से इस लोक को तिर्यक लोक संज्ञा दी गई है। तो ये मतलब मध्य लोक के विषय में तिर्यक लोक जो कहा जाता है, उस संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय है। पहली पृथ्वी के कितने भाग हैं, उनके बारे में हमें जानना है। पहली पृथ्वी के 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग, अब्बहुल भाग। खर भाग सबसे ऊपर है, इसमें रत्नों की बहुतायात है और यह 16,000 योजन मोटा है। दूसरा पंख भाग, इसकी मोटाई 84,000 योजन है, तथा तीसरा अब्बहुल भाग, इसकी मोटाई 80,000 योजन है। प्रथम और दूसरे भाग में नरक नहीं है, तीसरे भाग में नरक है। पहले और दूसरे भाग में भुवनवासी वेंतरवासी देवों के निवास स्थान है। नरक का आकार है, आगम में दिया है, नरक का आकार विविध प्रकार का है। कोई गोल है, कोई त्रिकोण है, कोई चौकोन है, कोई अनिश्चित आकार वाले हैं। नारकियों के शरीर या उनकी आकृति कैसी है? नारकियों के शरीर अशुभ नाम कर्म के उदय के होने के कारण उत्तर उत्तर अशुभ है। उनकी विकृत आकृति मतलब हुंड संस्थान है और देखने में बुरे लगते हैं। उनकी ऊंचाई प्रथम पृथ्वियों में 7 धनुष 3 हाथ है 6 अंगुल, तथा नीचे नीचे प्रत्येक पृथ्वी में वह दूनी दूनी होती जाती है। तो इस तरह से ये नारकों का वर्णन, मध्यलोक का वर्णन जो हमको सरवार सिद्धि के अनुसार लिखना है, तत्वार सूत्र के अनुसार नहीं। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कि डर लग रहा है, ये ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मतलब इजी पेपर है, लेकिन सामान्य रूप से इस बहाने अभी हमारे नजर से ये सब कुछ पढ़कर जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि देखो, गुरुदेव की महती कृपा के कारण कम से कम सरवार सिद्धि ग्रंथ सामने लगकर हम पढ़ तो रहे हैं, नहीं तो क्या पता हम इसको देखते भी कि नहीं देखते। इसलिए बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत अच्छा पेपर आपका जाएगा। प्रतिदिन आपने कक्षा सुनी है, उन प्रश्नों को लिखते समय कक्षा को याद करते हुए बहुत सारी बातें सरवार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने किस तरह से बताई आपको खुद याद आएगा। ठीक है। तो ये सब बातें हुई। फिर जो 6 पर्वत है, उन 6 पर्वतों के वर्ण, हिमवान पर्वत हेममय है, महाहिमवान अर्जुनमय मतलब चांदी के समान है। फिर निषद पर्वत तपाए हुए सोने के समान है, मतलब उगते हुए सूर्य के रंग का। नील जो है वो वैडूर्य अर्थात मोर के गले की प्रभा वाला है। रुक्मी रजतमय सफेद रंग है। शिखरी हेममय है। अकलंक स्वामी जी कहते हैं इन पर्वतों की ये रंग है, लेकिन बाकी आगम में ऐसा इससे युक्त कहा है। तो मैंने कल भी बताया था, गुरुजी ने आचार्य श्री की बात जब बताई थी तो ये स्पष्ट कहा था कि आचार्य श्री को ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ है ये इसी के बने हुए होने चाहिए, क्योंकि यदि इसके नहीं बनेंगे तो फिर इस पे जो रत्न आदि लगे हुए हैं वे रत्न हमको मतलब किस तरह से अच्छे दिखेंगे, इसलिए इससे ही बने हुए ज्यादा प्रतीत अच्छे होते हैं। तालाबों के नाम पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरिक और पुंडरिक।
पहला जो तालाब है वो पद्मा नामक है, ये हिमवान पर्वत के ऊपर है। पश्चिम मतलब पूर्व और पश्चिम 1000 योजन लंबा है तथा उत्तर और दक्षिण 500 योजन चौड़ा है। इसका तलभाग वज्र से बना है और इसका तट नाना प्रकार के मणि और सोने से चित्र विचित्र बना हुआ है। तो ये लंबा 1000 योजन है, चौड़ा 500 योजन, गहरा 10 योजन, मतलब इसकी ऊंचाई 10 योजन है। कल एक दीदी ने प्रश्न पूछा था हिमवन आदि जो है, तो हिमवन की पर्वत का और इस पर्वत में ये देखो ये लंबा 1000 योजन है ऐसा, ठीक है ना, और ऐसा चौड़ा 500 योजन है और नीचे गहरा 10 योजन, मतलब इसकी हाइट 10 योजन की रहेगी। ठीक है। तालाब में रहने वाले देवियों के नाम, आयु और परिवार का वर्णन तो हमने कल ये पढ़ा था। तालाबों में निवास करने वाली जो देवियां है, श्री, री, धुति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी नाम वाली देवियां क्रम से पद्म आदि 6 तालाब 6 कमलों में निवास करती है। इनकी आयु 1 पल्योपम है। ये देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ रहती है। तात्पर्य यह है कि मुख्य कमल के जो परिवार कमल है उनके महलों में सामानिक परिषद जाति के देव रहते हैं। उनके साथ वाले महलों में, मतलब एक महल में दोनों नहीं रहते हैं। कमलों में महल है, उन महलों का प्रमाण कमलों की कर्णिका में मध्य में शरतकालीन निर्मल पूर्ण चंद्रमा की कांति को हरने वाली 1 कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और पौने कोस ऊंचे महल बने हुए हैं। जम्बू द्वीप की नदियों के नाम गंगा, सिंधु, रोहित, रोहितास्या, हरधरी कांता, सीता, सीतोदा, नारीनर कांता, सुवर्ण, रूप्यकोला, रक्ता, रक्तोदा, ये जो है 14 नदियां हैं। ये दो नदियां, इसमें से दो नदियों में से जो पहली नदी है वो पूर्व की ओर बहती है और दूसरी नदी पश्चिम की ओर बहती है। गंगा सिंधु की परिवार नदियां कितनी हैं? तो गंगा सिंधु की परिवार नदियां 14,000 आगे आगे दूनी दूनी होती जाएगी विधेय क्षेत्र तक, अर्थात सीता सीतोदा तक दूनी दूनी फिर घटती जाएगी, आदि होती रहेगी। भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है? भरत क्षेत्र का विस्तार 526 6/19 ये हम पढ़ते आए हैं। इसको अभी हमें आगम के अनुसार समझना है। इतना हमने कल की कक्षा में पढ़ा था। आज जो है इससे आगे हमें बढ़ना है। आइए, आपके स्क्रीन पर दीदी के नोट्स आपको पर्सनल व्हाट्सएप पर भी भेजे गए हैं, उन नोट्स को भी देखो। और आप जो है तैयारी परीक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छी रखिए। हाँ, आइएगा। इतना रिवीजन होने के बाद अब हम जो भरत क्षेत्र है उस भरत क्षेत्र के विषय में समझते हैं। हमने पढ़ा था जो हिमवन आदि पर्वत है उन पर्वतों पर तालाब, तालाबों में कमल, कमलों में जो देवियां रहती है उन देवियों के साथ जो अन्य इधर उधर महल बने हुए हैं उन महलों में जो सामानिक और परिषद जाति के देव रहते हैं। इन देवियों का जन्म भी वहीं पर होता है, मतलब मध्य लोक के प्रत्येक कमल के पास ही इनकी उपासशैया बनी हुई है, उसी में इनका जन्म होता है। जो 8 कुमारिका आती है उसमें शांति और पुष्टि नाम की 2 देवी और जुड़ गई तो ये 8 कुमारिका कहलाती है। ये 6 प्रकार की देवियां और वो 2 देवियां और उसमें जुड़ जाती है। रेज हैंड इतने जल्दी से, ठीक है, बोलिए। समग्र जी जैन बोलिए। जैजिनेन भैया, वो आपने कहा था ना कल पर्वतों की भी लंबाई और चौड़ाई 1000 योजन और 500 योजन थी और तालाब का भी, तो देखो आपने कहा वो था जो शुरू। पर्वत है वो ऐसे 1000 है ना, ये तो ऐसे तो कितने है, ये सिर्फ 10 योजन है। नहीं भैया, ऐसे तो वो 100 योजन है। लंबाई तो उनकी 100, सॉरी, ऊंचाई उनकी 100 योजन है। 100 योजन है। लंबाई अब 1000 ऐसे योजन आड़े जो है, ऐसे आड़े 1000 योजन है तो वो भी ऐसे आड़े 1000 योजन ही बने हुए हैं। तो दोनों में तो अंतर नहीं किया है कुछ। पर्वत और तालाब एक ही बराबर है ना? हाँ, ऐसा ये इससे प्रतीत हो रहा है। इसको आगम में देखना मेरा हुआ नहीं एक्चुअली, मैं जस्ट आया और क्लास लेने बैठ गया, मतलब आज लेट हो गया था। तो भैया इसको एक थोड़ा चीज सा और आगम में पूछना। देखना, एक्चुअली इतने सालों से पढ़ रहे लेकिन कभी इस बात पर ध्यान नहीं गया।
बनाते समय तो हमेशा छोटे ही बनाते हैं, लेकिन ये दोनों बातें जब पढ़ी तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का आकार एक समान ही होना चाहिए। फिर भी इसको आगम में देखते हैं क्या क्या है और कुछ विशेषता है क्या, मेरा देखना रह गया इस विषय में। भैया एक चीज और पूछना था, हाँ। रोहिताश्य जो है वो उत्तर की ओर से निकलती है, फिर वो पूर्व में ही चले जाती है क्या? गंगा और सिंधु तो ठीक है कि गंगा जो है वो पूर्व में जा रही है, जो पहले पहले की नदियां हैं वो पूर्व उसमें समुद्र में जाके मिलती हैं, हाँ पर रोहिताश्य तो मतलब वहां से निकलती है और वो पूर्व में चले जाती है। देखो, अंतिम नदियों की जो बात आप कर रहे हैं, रोहितास्या, तो जैसे भरत क्षेत्र में दो नदियां और वो एक पर्वत से तीन नदियां निकलती है, उनसे हिमवन हाँ, पर्वत से, वैसे ही अंतिम पर्वत से भी तीन नदियां निकलेगी। तीन ये देखो नदियां यहाँ पर निकलती। दी है, ये हाँ ऐरावत क्षेत्र यहाँ पर है, देखो, हाँ ठीक है ना। अब ये इधर से गंगा, इधर से ये सिंधु, और ये इधर से रोहित तास्या जो है ये पश्चिम की ओर गई, क्योंकि इसमें से पहली जो नदी है रोहित, वो जाएगी पूर्व की ओर, और रोहित तास्या जाएगी पश्चिम की ओर। पर रोहित निकलेगी तो हेमवत से। हाँ, रोहित निकलेगी हेमवत से, ठीक है। और जो रोहित तास्या है वो निकलेगी किससे? भरत हैरण्यवत से, से। भरत से। भरत क्षेत्र से कैसे? भैया देखो, भरत क्षेत्र से तीन नदियां निकलती ना, भरत क्षेत्र गंगा में सिंधु। दो नदियां बह रही है, गंगा सिंधु, और जो हिमवन पर्वत है, उन हिमवन पर्वत से तीन नदियां निकली है, हिमवन पर्वत के तालाब से, हाँ गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या। अब जो हाँ क्षेत्र है हेमवत क्षेत्र में दो नदियां बहती है, रोहित और रोहितास्या। और हाँ अब हाँ। हिमवन, महाहिमवन जो पर्वत है, महाहिमवन पर्वत से रोहितास्या नदी निकलेगी। ये देखो, ये इधर हिमवन पर्वत बना है, हिमवन हाँ पर्वत से ये भैया, गंगा इधर निकली, ये सिंधु इधर निकली, सिंधु आपको इधर स्क्रीन पर निकली। दिख रहा है ना। हाँ हाँ अब ये रोहित इधर जाएगी पूरब की तरफ इससे। अब अगला जो ये देखो, इधर हेमवत क्षेत्र बना है, हेमवत क्षेत्र के ऊपर यहाँ पर महाहिमवान पर्वत है, कुलाचल है, वहां से रोहितास्या निकलकर ऐसे इधर जाएगी। अब तो हिमवन पर्वत से तो तीन नदियां निकलती है ना, 14 नदियां हैं भैया और 6 तो पर्वत है। पहले पहले पर्वत से तीन निकलेगी ना, हिमवन से। हाँ तो हिमवन से गंगा तीन। सिंधु रोहितास्या, रोहितास्या हिमवन से, रोहित की बात, सॉरी, रोहित जो हाँ नदी है वो महाहिमवन से निकलेगी। ठीक है, ठीक समझ है। गए ना। हाँ हाँ भैया। जो रोहित नदी है वो महाहिमवन से निकलेगी, रोहितास्या तो इधर से निकलकर पश्चिम की ओर जाएगी। ठीक है अब भैया। ये नदियां निकलने के बाद भी ये देखिए, ये यहाँ पर पद्म सरोवर बना हुआ है, यहाँ से नदी ऐसी निकलेगी, ये पूरा ये क्या बना हुआ है, ये पर्वत बना हुआ है। तो ये ऐसे पर्वत से ये नदी नीचे यहाँ पर ऐसी गिरेगी आके, फिर यहाँ पर गोल कुंड बना हुआ है, उस गोल कुंड से फिर वो इधर ऐसे पूरब की तरफ बहेगी। इन नदियों का वर्णन भी जो है श्लोक वार्तिक में बड़ा सुंदर लिखा है, मतलब वो किस तरह से निकलती क्या है। मैंने आपको कल बोला था यूट्यूब पे यदि खंडवा का कुछ मैटर मिल जाए आपको, तो वहां पे बहुत सुंदर इसका दृश्य बनाया गया था पर्यूषण पर्व में इस बाद बार। में पक्का देखूंगी भैया, कमल का भी हाँ क्योंकि मेरे को देखना है तो यूट्यूब में देख लेंगे पहले, हाँ हाँ हाँ, यदि मिल जाएगा तो। मिल ही जाएगा, मिल जाएगा, उसमें क्या। ठीक है भैया। क्योंकि ठीक। एक दो वीडियो तो हमने देखे पर उसमें कमल का नहीं दिया इतना, बाकी इनका तो दिया है, नदियों का तो समझ में आ गया। क्या कमल का क्या रह गया अब? वो कमल का ये है ना कि वो जो उसकी आकार है वो सर्वार्थ सिद्धि में जी में लिखा है उस हिसाब से, मतलब ये तो दिया है कि पत्ते कितने बड़े हैं, वो हम्म, लंबे चौड़े, तो वो पत्ते में कमल के पत्ते हैं कि पत्ते हैं उसमें? नहीं, आपको कल ही बताया ना, ये तो विषय सरवार सिद्धि में क्लियर किया, उन्होंने स्पष्ट लिखा, ये कमल पृथ्वी कायिक है, न कि वनस्पति वो कायिक। तो ये समझते हैं, पृथ्वी से बने हैं, इनका आकार कमल की तरह है, इसलिए इनको कमल कहा वो जाता तो है। समझते भैया, वो तो हाँ, समझते हैं, पर उन पत्तों में सिर्फ कमल ही है क्या, पत्ते नहीं है? पृथ्वी नहीं कायिक है नहीं ये तो समझते हैं।
नीचे नीचे पत्ते भी बने हुए हैं, नीचे अच्छा, तो पत्ते वो भी बने हुए हैं, ऊपर कमल की कनिकाएं भी बनी हुई है, क्योंकि नीचे के पत्तों का भी वर्णन श्लोक वार्तिक में मिलेगा, वहां पर देवों की क्रीड़ा वगैरह भी लिखी हुई है। अच्छा। तो आकार पूर्ण कमल की भांति है पृथ्वी का एक, जैसे जम्बू वृक्ष है आकार पूर्ण वृक्ष की तरह, ऐसा नहीं कि ऊपर उसको पत्ते नहीं है, पत्ते उसको भी है, लेकिन वो ठीक सब है है भैया। पृथ्वी का एक। हाँ, ठीक है, बस अब इसमें एक ही धन्यवाद। इतना हमको समझना है कि जो तालाब है वो भी 1000 योजन का है, और ये भी, तो जितना पर्वत है उतना ही तालाब है क्या, इस विषय में थोड़ा सा हो सकता है योजन महायोजन का अंतर हो, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजन है, और सही में ये बात मेरे भैया, ख्याल में क्योंकि इतने सालों से नहीं जितने आई, जितने जैसे भी हम। मानचित्र वगैरह देखे ना, जितने भी मैप देखे, हम्म, उसमें तालाब तो छोटे से दिख रहे हैं। बिल्कुल छोटे और और सेंटर में ही दिए हैं। हाँ, और तीन बहुत चार बढ़िया लोग। प्रश्न जो दीदी ने पूछा ना, हो सकता है इसमें छोटा सा उत्तर हो, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं गया मेरा भी, और मुझे देखना था लेकिन देखना हुआ नहीं। मैं इसको कल पक्का बताता हूँ। ठीक है ना भैया? हाँ, जय चलिए, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। 24वां सूत्र, और कोई प्रश्न यदि इससे संदर्भित है तो पूछिए, नहीं तो हम आगे पढ़ते। कनकमल जी जैन बोलिए। 14,000 नदियां गंगा की है, सिंधु की है, दोनों के मिला के, या 14,000 एक एक की? एक एक की 14,000। ठीक है। भैया, हाँ, इसकी 14,120 आ रही है, किसकी? गंगा सिंधु की, गंगा की। देखो 14,000 लिखी है ना, 14,000, हाँ, पर वो गंगा की 14,000, सिंधु की 14,000, रोहित की 28,000, रोहितास्य की 28,000, दोनों नदियों की अलग अलग रहेगी। ऐसा नहीं क्यों ये कि मतलब 7,000 इसकी और 7,000 इसकी, ऐसा नहीं है, एक एक नदी की 14,000। ठीक है भैया। शिक्षा जी जैन बोलिएगा। भैया जी यूट्यूब में लाइव कर दीजिए ना। एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग लगाया है, वो रिकॉर्डिंग में यूट्यूब पे डाल दूंगा, वो एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यूट्यूब ग्रुप में आज डाल जो देंगे शुरू क्या? नहीं हो रहा था, इसलिए तो पहले 5-7 मिनट मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पर। ग्रुप में आ जाएगा क्या रिकॉर्डिंग? नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैं डाल दूंगा आज रात को, कल सवेरे ग्रुप पर आ जाएगा वो। यूट्यूब में लिंक डाल दीजिए, वो ग्रुप में लिंक हाँ डाल दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। जी जी जय जय। कुमकुम जी जैन बोलिएगा, जल्दी जय भैया, बोलिए। जय भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जय जी जिनेन्द्र। मैं ये पूछी थी कि जो जैसे गंगा की 14,000 सहायक नदियां, तो ये जैसे हाँ। गंगा जो निकलती है हिमवत पर्वत से, तो उसी के साथ वहीं से मूल रूप वहीं से निकलती है, वो भी 14,000 नदियां भी? देखो ये तो गंगा रास्ते में जो है उसके ऐसे मतलब वो छोटी छोटी नदियां उसमें से निकलती चलती है, वहां मूल से निकलते समय एक ही निकलेगी, बस मूल उसके भाग फिर रास्ते में अलग अलग होते जाएंगे, जैसे तो फिर अपने यहाँ पर होता है सामान्य से हाँ, निकलती है, फिर उसकी उप नदियां छोटी छोटी बनती चलती है। तो ये सब नदियां फिर जैसे पहले गंगा कुंड में गिरती है वो, तो ऐसे ये भी नदियां कुंड में जाती है पहले? पहले जैसे गंगा नदी है पहले गंगा कुंड में जाती है ना, गंगा कुंड, सिंधु कुंड। हाँ, हर हर नदियां पहले कुंड में जाएगी, कुंड से ही बहेगी, बहने के बाद वहां उनकी परिवार नदियां निकलना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद में निकलेगी परिवार नदियां। हाँ हाँ हाँ। दूसरी चीज ये पूछी थी कि जैसे ये पहले इसमें जम्बू द्वीप में श्री जो इसमें तालाब में देवियां है, तो ऐसे जो धातकी खंड द्वीप है, तो उसमें ये डबल है देवियां भी? देवियां डबल नहीं होंगी, लेकिन हाँ बस जी। इधर आधी होंगी, मतलब इधर 8-6 रहेगी और इधर 6 रहेगी, नहीं, तो जैसे देवियों जो की धातकी संख्या खंड में, डबल नहीं होगी। तो जो धातकी खंड में तीर्थंकर होते हैं, तो उनकी भी तो देवियां जाती होंगी ना ऐसे, जैसे यहाँ पे ऐसे जम्बू द्वीप में? हाँ तो जाती है ना, देखो अब जम्बू द्वीप सेंटर में गोल है, हाँ ठीक जी। है, हाँ बाकी जी। जो पुष्कर द्वीप आदि कैसे है ये, हाँ, वो इधर तो से मांग ऐसे, छोटा इधर से पर्वत से। भरत, 2 भरत है, 2 हाँ जी। ऐरावत है, तो हाँ उसमें जी। देवियां भी जैसे 2-2 होंगी, मतलब इधर एक और इधर एक, ऐसे। मतलब 6 देवी इधर, 6 देवी उधर। हाँ, ऐसा नहीं मतलब होगा कि 12-12 देवियां होंगी। अच्छा, मतलब होंगी 6-6, मतलब होंगी दोनों, मतलब अलग अलग इसमें
मुझे इसमें। हाँ, हाँ। और जो ये इनके साथ सिर्फ सामान्य जाति के देवी रहते हैं और भी किसी जाति के देव रहते हैं? नहीं, सामान्यिक और पारिषद जाति के देव। और सामान्य पर ये देव इनके साथ में रहते हैं? इनके साथ में इनके अलग महल बने हुए हैं। मतलब देवों के भवन अलग है, देवों के भवन अलग है? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग। अच्छा, तो इनके साथ में कुमारी शब्द क्यों लगा हुआ है, जबकि ये तो देवी तो कभी कुमारी होती नहीं? देवी इनके साथ में कुमारी शब्द इसलिए लगाया क्योंकि इनके साथ कोई देव रहते नहीं है, ये है कुमारियों की तरह ही। नहीं तो इस ऐसे कारण से वैसे मतलब कुमारी का थोड़ी, मतलब जैसे ब्रह्मचारिणी है ऐसा तो नहीं है, देवी तो मतलब देखो, वैसी होगी ना। आगम में इन देवियों के विषय में दोनों प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। कोई हाँ जी। कहता है कि ये देविया ब्रह्मचारी है, कुछ आचार्य कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं कि देविया ब्रह्मचारी नहीं है। हमको दोनों मत स्वीकार करने हैं। अच्छा, हम्म। मतलब देवी वैसे ब्रह्मचारी हो भी नहीं सकती, तो इनका ये चीज ब्रह्मचारी समझ। हो नहीं सकती, लेकिन इनके साथ देव तो कोई है नहीं है। हाँ जी। इस कारण से ऐसा कुछ आचार्य ऐसा भी मानते, कुछ आचार्य ऐसा भी मानते हैं। कुछ इसमें प्रसंग क्यों? आगम में ऐसे पढ़ने को मिलेंगे जिस विषय में दोनों मत हमको सुनने को मिलते हैं। अब उसका निर्णय हम अभी इस समय नहीं कर सकते, जब नहीं वो, कभी हम हाँ नहीं कोई बात नहीं। हाँ। तो अच्छा, ये जो छठ कुमारी और जो 56 कुमारी का वो भी यहीं पे रहती है? नहीं, वो 56 कुमारियों का विषय अलग। अच्छा, वो अलग है, वो यहाँ पे खाली ये छठ देवियां जाती है जो आती है शोधन हाँ, करने के लिए, जो गर्भ का शोधन करने के लिए आती है, वही है ना ये वाली हाँ, छठ कुमारी का? वही 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 है ये। जो ये प्रश्न पूछना, जो माता की सेवा करती तीर्थंकर की माता की, ये 6 देवियां 8 देवियां है। ये 8 देवियां करती हैं। जो 56 कुमारी का वो प्रश्न पूछती है, हाँ, वो अलग। वो अलग है, वो इस तालाबों में नहीं रहती ना? नहीं 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 उन तालाबों से उनका कोई मतलब नहीं है। नहीं, उनका नहीं मतलब। जय हिंद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निधि दीदी जी पूछिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। भैया ये जो पर्वत का विस्तार पूछ रहे हैं ना, ये हाँ। अपने तत्वार्थ मंजूषा में चार्ट दिया हुआ है ना, पेज हाँ। नंबर है अपना 420। हाँ, तो तो क्या उसमें इसमें लिखा है? पर्वत का विस्तार योजन में 1052 12/19 ये चौड़ाई दी है ऊपर की पर्वत की। मतलब वो 1052 ही हो गई ना। हाँ, 1052 से थोड़ी और हाँ, ज्यादा तालाब है। जो है वो 1000 ही हो गए, तो लगभग सेम ही हो रहा है ना। नहीं नहीं, और लंबाई उसकी 5350 15/1/1/2 मतलब 5350 पूरब से पश्चिम तक है। ऐसी लंबाई दी है क्या 5000? हाँ, और जो चौड़ाई आ रही है वो 1052 आ रही है, समझ रहे? मैं इसका चौड़ाई जवाब आपको 1052 आ रही भेजती है और हूँ। लंबाई 5000। हाँ ठीक है ना, भेजिए इसको देख। 5350। हाँ हाँ, चलेगा ना, आप भेजिए। फिर इसको थोड़ा सा तय करना पड़ेगा, मतलब विषय कभी ये नहीं तो ध्यान में आया नहीं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना फिर तो, क्योंकि नहीं, फिर नहीं दिक्कत 5000 आएगी। यदि यदि इनकी लंबाई 5000 है तो फिर दिक्कत ही नहीं है कोई। दिक्कत ही नहीं है। हाँ हाँ, हाँ, और चौड़ाई भी अपनी तो 500 ही है ना तालाब की, इनकी तो 1052 है ऐसा। बिल्कुल। ये चार्ट भी भेज देती हूँ और उत्तर जो लिखे हुए वो भी भेज देती हूँ आपको। अब ये जो है ना सरोवर, इसमें ये 1000 योजन ये लंबाई, ये किसकी आ गई? पद्म सरोवर की। ठीक है, ये चार्ट आ रहा है ना आपके सामने अभी। हाँ हाँ हाँ, ये 1000 और ये चौड़ाई आ रही है इसकी 500 योजन, गहराई 10 योजन ये आ रही है जम्बूद्वीप के सरोवर की। ऐसी हाँ। एक हिमवन का भी बनाया था मैंने, एक सेकंड। हाँ भैया, वो भी यही था। ये देखो, ये जो है ना हिमवन कुलाचल, अब इसमें जो है चौड़ाई दी है 1052। ठीक है। हाँ, जो इनकी ऊंचाई है जमीन वो से 100 वो योजन। दी है 100 योजन। हाँ, गहराई दी है 25 योजन 25 कुलाचल की। योजन नींव। हाँ हाँ, फिर इसकी जो लंबाई है वो इसमें नहीं दी ना। लंबाई मैं बता रही ना, इसमें दे रखी है ना, इन्होंने ऊपर चार्ट में लिखा पर्वत की पूर्व पार्श्व भुजा, यानी पूरब से पश्चिम तक 5350। 5350, ठीक है ना। उतना और चार्ट आप भी शेयर एक कीजिए, फिर मैं सभी को भेजता हूँ वो। जी भैया। ये देखो, ये यहाँ पर आप ये हिमवन पर्वत ये गिन के भी बताया, तो ये जो ऐसा है ये आया 1052 स्क्रीन पर।
अब ये जो ऐसा लंबा है इधर से इधर, ये 5000 है, हाँ भैया। ठीक है ना। तो ये जो ऐसा है 1052 आया हिमवन कुलाचल, और ऐसी लंबाई उसकी 5000 आएगी। यदि ऐसा आता है तो फिर आगम से कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम समझ रहे हैं कि ठीक है ना? पूरब से पश्चिम में 5350 है, पूरब से पश्चिम तक। नहीं ना, आप देखो ना यहाँ तो, ये देखो, नहीं नहीं नहीं, ये देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ स्पष्ट हो गया ना, ये हिम, इधर ये भरत क्षेत्र है, इधर हेमौत क्षेत्र है। तो भरत और हेमौत क्षेत्र के बीच में हिमवन पर्वत है, हाँ तो ये हाँ 1052 ही हो गया ये ऐसा। हाँ, ये चौड़ाई है, बराबर बराबर। हाँ, चौड़ाई है। ये चौड़ाई है चौड़ाई। 1052। अब ये हाँ। लंबाई जो है, मतलब आप कह रहे कि उसमें तत्वार मंजूषा में 5000 लिखी है। 5350। हाँ, अगर 5550, 350। 350, ठीक है ना। यदि ऐसी है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, फिर तो और होगी तो ज्यादा ही हो, क्योंकि जहां ज्यादा पर है। भी अभी तक मैप देखे उसमें तालाब छोटे बने ऊपर और पर्वत बिल्कुल। बड़े दिखे हैं। बिल्कुल अगर वो बिल्कुल। एक ही आकार के होते तो वो बड़े हो जाते। मतलब इतने नोट्स बनाने के बाद भी वो विषय पता नहीं कैसे क्या रह गया इसमें लेने का। एक चार्ट ही बस डालना आपको, और कुछ नहीं है भैया। हाँ नहीं, ठीक है ना, वो ऐड हो जाएगा, लेकिन ये विषय ध्यान में क्यों नहीं आया अभी तक, ये समझ में नहीं आया। मतलब जी। ये देखो, ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि पढ़ाने से यूं आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ज्ञान मेरा भी तो बढ़ता है इसमें से। तो ये हाँ, काम बड़ा लेकिन नहीं है, भैया, सभी का स्वाध्याय होता है इसमें। भैया इसके चार्ट में और भी चीजें लिखी जो मेरी समझ में नहीं आ रही है। पर्वत की चूली का 5230, मतलब ऊपर चोटी, चूली का अलग लिखा है। और पर्वत की उत्तर जीवा, जीवा क्या कहलाता है वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है ना, एक बार भेजो, उसमें पूरा देखते हैं। जी 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 भैया। या भी तत्वर, ये तीसरे अध्याय के नोट्स भी आपके पास आएंगे ना, ये जी आप देख रहे हो, अच्छे बने हैं ये आप। जी भैया, 2 के तो निकाल लिए मैंने हम्म। जेरोक्स, बहुत सुंदर है। तो उसमें सब कुछ क्लियर हुआ। आप बोल रहे थे कि नक्शे का जो मतलब ये छोटे छोटे दिख रहे क्या चार्ट? नहीं, पहले अध्याय में एक चार्ट बस था, वो बहुत छोटा दिखा मेरे को, मतलब चश्मा लगा के भी दिख नहीं रहा। अच्छा, बाकी तो सब अच्छे है ना? बाकी सब अच्छे, बाकी सब अच्छे। हाँ। दूसरे ठीक अध्याय है। के तो सारे चार्ट दिख रहे हैं बराबर। हाँ ठीक है ना, अभी तीसरे का और क्लियर, ये क्या बनाते बनाते इसमें मतलब और समझ में आ रहा है क्या कैसे करना है। तो करते करते इसको भी सीख, तो ये भी तीसरे अध्याय अभी लगभग हो गया, थोड़ा सा करेक्शन होके आ जाएगा, अभी कल या परसों वो भी आ जाएगा। ठीक है? ठीक भैया, ठीक है हाँ। भैया। जय जिनेन्द्र भैया। बीना दीदी जी पूछिए। दीदी, भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, जय मैं ये जिनेन्द्र। पूछना चाह रही हूँ कि जो आप ये पढ़ा रहे हैं, मेरे को पिछले नोट्स जो आपने 3-4 दिन पढ़ाया है, ये मिल जाएंगे मेरे को? आपकी लिंक मिल बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे पूरे वीडियो एक साथ। भैया मुझे यूट्यूब वगैरह निकालना नहीं आता, अगर जो आप किसी पे डाल दें लिंक तो ठीक है, मुझे नहीं तो कुछ भी आप आता। मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा लिंक एक तो साथ। भैया जी ठीक है? आप अपना नंबर दे दीजिए मेरे को। और हाँ एक मुझे ठीक। ये, और एक मेरे को ये पूछना है, जो आप ये नक्शे आ रहे हैं, सरवार सिद्धि में तो कहीं कुछ नहीं है, ना विस्तार है ना कुछ है। मैंने सरवार सिद्धि खूब अच्छे से पढ़ी है, प्रमाण सागर जी महाराज की पढ़ाई भी पढ़ी है मैंने। पर अब ये चीजें जो आपने दिखाई है, मैंने तो आज ही खोला है इसको, तो ये मैं कैसे कहाँ से पढ़ूं जो आपका ये सारा? ये जो है ना, ये भी नोट्स मैं ग्रुप पर भेज रहा हूँ, तो उसमें से आपको मिल जाएंगे। तो आप अभी क्लास के बाद जो है ना मेरा नंबर लिख लेना, तो उसमें मैं आपको दे दूंगा। वो देखो ये तो मैसेज नहीं, कहाँ ये से होता किताब है। कौन सी है वैसे, जो किताब डाली भी है आपने, ये किताब कौन सी है? यही तो नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, यही ग्रुप पर मैं भेज देता हूँ सीधा। ये एक जगह से नहीं है, मतलब बहुत सारे ग्रंथों से मिलकर ये नोट्स बनाए हैं। अच्छा अच्छा, ये किताब की राइटिंग में ना? अच्छा ठीक है भैया जी, अपना नंबर ये बोल तो दीजिए। सब बना के भेजा है अच्छा सब। अच्छा 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 भैया जी। हाँ। भैया जी आपको अपना नंबर बोल मैसेज दीजिए। में मैंने मेरा नंबर भेज दिया है, उस पे आप मैसेज कर देना। आपका नाम क्या है भैया? वैभव जैन। वैभव जैन। अच्छा, इसमें भेज दिया आपने? हाँ, टेक्स्ट मैसेज किया है, आपको आ गया होगा। अच्छा ठीक अच्छा है? भैया जी, बस आप जो है मेरे को इसमें लिंक भेज देना, मेरे को यूट्यूब हाँ, वगैरह। मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं भेज दूंगा सब। ठीक है? अच्छा अच्छा, इसी हाँ, पे भेज दूं? इसमें खुला हुआ है जिसमें भेज सकती हूँ मैं? कोई बात नहीं, भेज दीजिए आप, पूरा आ जाएगा आपके पास। अच्छा अच्छा ठीक है भैया जी। भैया जी बस मुझे यही पूछना था,
पिछले ठीक, अच्छा, एक चलेगा, ये हाँ। भी हमारे पिछले साल के नंबर नहीं आए चौथे वर्ष के। वो देखो, वो मेरे पास नहीं है, सांगा जरा अच्छा, फोन कीजिए ठीक उसके है, ठीक लिए। है। ये तो अरे क्या भैया, अपन क्लास ले रहे बस। अच्छा भैया जी, एक मुझे अलापति के बारे में पूछना था थोड़ा सा, वो आप बताएंगे क्या कि मतलब ये कहाँ तक आएगा, कैसे आप आएगा? देखो, आपको जो है ना, ये निधि दीदी के नोट्स बने हुए हैं, ग्रुप में सब लोग वही पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे भेजेंगे तो सब मैटर आपको मैं भेजूंगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछना, ठीक है? अच्छा, ठीक बहुत है, सारी ठीक है। चीजें आपको उसमें से क्लियर हो जाएंगी। अच्छा भैया जी, अच्छा भैया जी जी, जी जी अच्छा भैया, जय जय। जी। कल्पना दीदी जी बोलिए। कल्पना दीदी जी जैन। ठीक है, चलिए 24वां सूत्र हम पढ़ रहे थे। भरतः षड्विंशति पंच योजना शत विस्तारः षट्चैकोन विंशति भागा योजनस्य। भरत जो क्षेत्र है, उस भरत क्षेत्र का विस्तार। हाँ कल्पना दीदी जी बोलिए जल्दी से। भैया मेरा भी यही प्रश्न था, मुझे आपका नंबर और व्हाट्सएप नंबर चाहिए था ताकि ये नोट्स मुझे भी मैंने प्राप्त अभी हो सके। चैट में भेजा है, देखो नंबर, आप उस पे से लिख लीजिए। कौन से, ठीक है, किस चैट में आप भेजे ज्ञानोदय आपने? ग्रुप पे नहीं है क्या? हाँ भैया, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, मैं बस ये लिंक से आपकी क्लास अटेंड करती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपको मैसेज आ गया है चैट में, टेक्स्ट मैसेज, वो इसी में जो मैसेज आते हैं उसमें आ गया है। ठीक है, ठीक है भैया, धन्यवाद। हाँ। तो भरत क्षेत्र का विस्तार 526 योजन और योजन के 20 भाग में से एक भाग कम अर्थात 19 भाग के 6 भाग है। भावार्थ, भरत क्षेत्र का दक्षिण से उत्तर तक का विस्तार 526 अधिक 6/19। तो सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, यहाँ टीका में षड्विंशति पंच योजन शत विस्तार पद का समास किया गया है, जिसका अभिप्राय है भारत वर्ष जो है 526 योजन प्रमाण विस्तार से युक्त है। मतलब जो जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में से हम जो भरत क्षेत्र का विस्तार अलग से निकालेंगे, तो इसको हमें, उसका उत्तर क्या आएगा? 526 6/19। ठीक है ना? तो ये जो भरत क्षेत्र का विस्तार 1,00,000 योजन का दिया है। ठीक है, तो जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, उसका विस्तार यहाँ पर आएगा दक्षिण से उत्तर तक 526 अधिक 6/19। अब देखो, यद्यपि व्याकरण के नियमानुसार वर्ष शब्द का पूर्व निपात होना चाहिए था, फिर भी अनुपूर्व दिखाने के लिए वर्षधर शब्द का पूर्व प्रयोग किया गया है। ये व्याकरण का विषय छोड़िए। तो हिमवान पर्वत, ये आगे आगे का दुगना दुगना विस्तार हुआ है, इन सभी विषयों की चर्चा। ठीक है, अभी ये देखो, जो भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र के विस्तार के विषय में एक सूत्र और आएगा। मतलब उस सूत्र के बाद हम दोनों का विस्तार आपको समझा देंगे। यहाँ पर 526 6/19 कैसे आया, वहां पर 19वां भाग लिखा है वो कैसे आया, दोनों चीजें वहां पर ऐसे नोट्स के माध्यम से क्लियर की हुई है, तो दोनों भी चीजें आपके ध्यान में आ जाएगी। तो वहां से इतना विषय हम बाद में, इसलिए इस विषय को अभी यहीं पर पेंडिंग कर रहे हैं। बाकी क्षेत्रों का विस्तार, तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहंता, विदेह पर्यंत पर्वत और क्षेत्रों का विस्तार भरत क्षेत्र के विस्तार से दूना दूना है। विदेह क्षेत्र तक उन पर्वतों और क्षेत्रों का क्रमशः दुगना दुगना विस्तार होता जाता है। तो हिमवन पर्वत का विस्तार दक्षिण से उत्तर में भरत क्षेत्र में दुगना दुगना अर्थात 1052 1219, मतलब 6/19 था, तो यहाँ 12/19। हेमौत क्षेत्र का दुगना हो जाएगा, तो 1052 का दुगना हो गया 2105, और ये 519 योजन। फिर ये महाहिमवन पर्वत का विस्तार क्षेत्र से दुगना 4210 1019, और हरि क्षेत्र का विस्तार महाहिमवन पर्वत से दुगना अर्थात 8421 1/19। निषद पर्वत का विस्तार हरि क्षेत्र से दुगना अर्थात 16842 2/19। विदेह क्षेत्र का विस्तार निषद पर्वत से दुगना अर्थात कितना हो गया, ये 33,000, मतलब 16 से दुगना 33,684 4/19 योजन है। जिनका भरत से दूना दूना विस्तार है, वे भरत से दूने दूने विस्तार वाले कहे गए हैं। यहाँ तद द्विगुण द्विगुण विस्तारा में बहुव्रीहि समास किया हुआ है।
इसके माध्यम से हमें ऊपर ऊपर के क्षेत्रों का विस्तार दुगना दुगना हुआ है, ये बात याद रखनी है। अगला सूत्र देखिए, बहुत मतलब समझने योग्य है। उत्तरा दक्षिण तुल्याः, ऐसे सूत्र परीक्षा में आते हैं, अर्थ के साथ इसको सर्वार्थ सिद्धि के अनुसार समझाइए। उत्तरा दक्षिण तुल्याः ततोत्तराः, तो उत्तरा दक्षिण तुल्याः मतलब उत्तर क्षेत्र और पर्वतों का विस्तार दक्षिण के क्षेत्र और पर्वतों के समान ही बना हुआ है। तो जो ऐरावत क्षेत्र का विस्तार है तो दक्षिण क्षेत्र के भरत क्षेत्र के समान, पुंडरिक पर्वत का जो है वो हेमवन पर्वत के समान, हेरण क्षेत्र का हेमवत क्षेत्र के समान, रुक्मिण पर्वत का महाहिमवान पर्वत के समान, रम्य क्षेत्र का हरित क्षेत्र के समान, नील पर्वत का विस्तार निषेध पर्वत के समान बना हुआ है। इस तरह से किसका किससे ये कनेक्शन हमको जोड़ते आना चाहिए, यही इस सूत्र से हमें अच्छे से उत्तरा दक्षिण तुल्याः इतना समझना है। इतना आज का विषय कर लेते हैं, फिर कल के इसमें काल का परिवर्तन आएगा, सारे कालों को समझेंगे। भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन, भोग भूमि आदि ये विषय लेकर फिर जो भरत क्षेत्र का विस्तार और एक पद्धति से आया है, दोनों समझ के विषय सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके प्रश्न होंगे व्हाट्सएप नंबर मेरा है आपके पास, उस व्हाट्सएप पर अवश्य भेजिएगा। ठीक है, ये इतना करके जिन्होंने स्तुति करते हैं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दानिम त्वमंद्य मानस्य ममास्तु देवी। कुल द्वादशांग जनवानी माता की जय, सिद्धांत शास्त्र की जय। सभी को सादर वंदना, भैया दीदियों को और सभी को सादर जय जिनेन्द्र।